नमस्कार मित्रों, माइक ऑन विथ हेलो देवास। जैसा कि हम एक सेगमेंट लेकर आप लोगों के बीच आए थे कि देवास की ऐसी हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएं जिनकी परिचय से आप अनभिज्ञ हैं, जिनसे अभी तक आप रूबरू नहीं हो पाए हैं। देवास जैसे कि कलाकारों का शहर है, साहित्य और संगीत की नगरी है। यहाँ हर कलाकार, हर विधा का एक ऐसा कलाकार रहता है जिसके कारण देवास देश और दुनिया में पहचाना जाता है। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, हम एक ऐसे कलाकार के दयार पर अपनी इस यात्रा को लेकर आए हैं जो बहुत अच्छे शिक्षक रहे, बहुत अच्छे चित्रकार रहे, बहुत अच्छे गीतकार हैं। विश्व की सबसे लंबी गजल लिखने का सौभाग्य उनके पास है। विश्व रिकॉर्ड उन्होंने गजल का बनाया है। बहुत अच्छे वो चित्रकार हैं, बड़े मूर्तिकार हैं और इस सबसे अच्छे वो बड़े इंसान हैं। आइए मैं आपका परिचय कराता हूं। देवास को 5 विश्व रिकॉर्ड देने वाले, 5 विश्व रिकॉर्ड की उपलब्धि देवास की झोली में डालने वाले हम सबके प्रिय राजकुमार चंदन, जिन्हें कलागुरु के नाम से पूरा देश प्रणाम करता है। मैं राजकुमार चंदन जी का हेलो देवास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा उनका नाम है राजकुमार, वो राज करते हैं दिलों पर, कलाकारों के, कला साधकों के, और चंदन की तरह उनकी कला महकती है, जिसके कारण पूरी देवास और देवास का नाम पूरी दुनिया में जाना पहचाना चाहता है। आइए हम उनसे चर्चा का यह दौर शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो चूंकि मैं तो आपको बचपन से जानता हूं, मेरा बचपन आपके हाथ के नीचे से निकला है, लेकिन फिर भी हमारे जो नई पीढ़ी इस समय पर देवास को रिप्रेजेंट कर रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, जैसे कि हमारे हेलो देवास की टीम है, हमारे रणवीर सिंह और भाई अमन, ये जो बच्चे हैं, ये जो पीढ़ी रन कर रही है, इनके लिए एक संक्षिप्त आपका परिचय, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और फिर आगे तो मैं आपसे बात कर ही लूंगा। सबसे पहले तो आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जहां तक मेरे जन्म का सवाल है, तो मेरा जन्म देवास की माटी में मां चामुंडा की नगरी के एमजी हॉस्पिटल में ही हुआ है। मेरी शिक्षा दीक्षा भी देवास में ही हुई है। मैं यहीं पला बड़ा और इसी माटी में अभी तक खेल रहा हूँ। क्या बात। ये बड़े कलाकार की विनम्रता होती है कि शिखर पे पहुंचने के बाद भी उनकी विनम्रता वही रहती है। यही चंदन जी की पहचान है। सर, आपके पूज्य माता पिता भी कला के क्षेत्र में रहे या उनकी क्या जीवनचर्या रही? मेरे माता पिता ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, कृषक थे। और मेरे पिताजी जो हैं वो पुलिस विभाग में थे, कलाकार नहीं थे। मेरी मदर भी कलाकार नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छी जो एक घरेलू गृहिणी, बहुत आदर्श गृहिणी होती है, उस प्रकार से मेरी माँ थी। देखिए मित्रों, जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि लाल कहीं भी खिल सकता है, कलाकार के घर ही पैदा हो ऐसा भी तय नहीं है। एक सामान्य परिवार से निकलकर चंदन जी ने आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। वो एक शिक्षक रहे हैं। सर, आपने, मैं समझता हूँ, 30-35 वर्ष तक लगातार बच्चों को पढ़ाया है और आपके हाथ के नीचे से हजारों बच्चे निकलकर आज दुनिया में पहुंचे हैं। आपको अपने शैक्षणिक जो कार्यकाल है वो कैसा लगता है? कितने आप संतुष्ट हैं उस कार्यकाल से? शैक्षणिक कार्यकाल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत काम किया है उसमें और बहुत मस्ती से, आनंद से काम किया है। बहुत सारे छात्र निकले और विशेषकर उसमें कला के क्षेत्र से भी मैंने कई छात्रों को तैयार किया है। और मुझे शिक्षकीय क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। देखिए मित्रों, ये एक उपलब्धि भरा कार्यकाल है कि शिक्षक रहते हुए भी वो संतुष्ट हैं कि उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज देश दुनिया में काम कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया है। सर, आपने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसके कारण देवास गौरवान्वित हुआ है। आपको हम सब कला गुरु मानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार संक्षिप्त में 5 के विश्व रिकॉर्ड के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके मुखारविंद से प्रसारित हो जाए। मेरा पहला विश्व रिकॉर्ड 1996 का था जी। ये मैंने विश्व की सबसे लंबी गजल लिखी थी, उसका विश्व रिकॉर्ड बना था। एक गजल में 10,000 शेर की एक गजल थी और वो 3 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। 7 पुस्तकें उसकी प्रकाशित लंबित हैं जो प्रकाशित नहीं हुए। 3 पुस्तकों में उसके करीब 3,500 शेर अशार प्रकाशित हुए हैं। दूसरा विश्व रिकॉर्ड मेरा
2007 का है। देवास के मीठा तालाब में 17 एकड़ का वो तालाब है। उस पूरे तालाब में मतलब 8 लाख स्क्वायर फीट का एरिया वो बनता है। उस पूरे तालाब में वाटर रंगोली बनाई थी और वाटर रंगोली में उत्कृष्ट विद्यालय देवास में था। मैंने कुछ छात्रों को साथ रखकर कुछ 4-5 साल उसमें खूब मेहनत की और उसको यहीं पर डेवलप किया, यहीं पर उसकी तकनीक खोजी और हमने वो वाटर रंगोली देवास के तालाब में बनाई थी, 17 एकड़ के तालाब में। तो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्कृष्ट विद्यालय देवास का एक हॉल है, उसमें 101 भारत के महापुरुषों के चित्र बनाए थे। वो चित्र बिना रुके एक व्यक्ति के द्वारा कंटिन्यू बनाना थे। वो 24 घंटे 35 मिनट में वो चित्र 101 चित्र भारत के महापुरुषों के बना लिए थे और वो विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और चौथा विश्व रिकॉर्ड जो मंडूक पुष्कर तालाब है, उसमें एक कारपेट रंगोली बनाई थी। वो लगभग 5200 स्क्वायर फीट की रंगोली थी। वो शॉर्ट टाइम विश्व रिकॉर्ड है। 5.5 घंटे में मतलब 5000 से ज्यादा स्क्वायर फीट की रंगोली, कारपेट रंगोली हमने बनाई थी 5.5 घंटे में, केवल उसका विश्व रिकॉर्ड है। और 5वां विश्व रिकॉर्ड है, एक पुस्तक मैंने लिखी थी, मनुष्य जीवन और कुंभ। ये इंदौर में बनाया था दुआ सभागृह में, ये वाला रिकॉर्ड। ये पुस्तक लिखी थी, 80 पेज की पुस्तक है, ये छोटी पुस्तक है। ये त्वरित विषय पर 22 घंटे 44 मिनट में इसका लेखन, त्वरित विषय पर लेखन और इसकी टाइपिंग, कंपोजिंग, सेटिंग, इसमें जितने भी चित्र हैं, इसका कवर, इसके कवर के चित्र और जितने भी अंदर चित्र हैं इसमें बने हुए, वो सारे चित्र बाइंडिंग, विमोचन और वितरण, यहां तक का काम, मतलब लेखन से लेकर प्रकाशन तक 22 घंटे 44 मिनट में ये पूरा हो गया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये इसे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस प्रकार के हैं। सर, इन दिनों आपकी एक किताब बड़ी चर्चा में है, स्वर्ग एक खोज, और उसको 10-20 पेज मैंने भी पढ़े हैं उसके। इतनी रोमांचित करती है वो किताब। मैं कई बार सोचता हूँ कि आखिर ये किताब लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, स्वर्ग एक खोज, जो नोबेल के लिए भी अपन ने उसको प्रस्तुत की थी। लेकिन सर, वो जो विषय आपने निकाला, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वास्तव में क्या है कि एक कलाकार या कवि या लेखक, उसका वो सिर्फ एक ही चीज की खोज करता है और वो खोज है सत्य की। सत्य के पीछे जन जन का कल्याण। तो बहुत उस समय में लेखन कर रहा था, गद्य लेखन कर रहा था उस समय। तो मैंने सोचा कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियां जो हैं उस पर फोकस किया जाए और उन बीमारियों की जड़ में जाकर देखा जाए कि कहाँ फॉल्ट है और उन फॉल्टों को कैसे दूर किया जा सकता है, उन बीमारियों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो 4-5 बीमारियां जो हैं इस पूरे विश्व की, कोई सा भी देश हो, पूरी पृथ्वी की। नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, मतलब प्रदूषण जी। ये तो हो गया प्रकृति से जुड़ा हुआ, मतलब जो मनुष्य बिगाड़ रहा है। दूसरा है युद्ध, तीसरा है परमाणु समस्या। आज हम सब परमाणु के ढेर पर बैठे हुए हैं। किसी एक आदमी की सनक भी पूरे विश्व को बर्बाद कर सकती है। हम उस मुकाम पर हैं आज। तो एक लेखक का ये धर्म है कि वो ऐसी जो चौथी समस्या आतंकवाद है, जिसे पृथ्वी के किसी भी हिस्से में चले जाओ आतंकवाद मिलेगा आपको। तो ऐसी, और तो 5वीं समस्या गरीबी। तो इस टाइप की जो समस्या है, वो उनकी बीमारी कहाँ है, उनकी जड़ कहाँ है और वो कैसे दूर हो सकती है, मैं उस पर मंथन कर रहा था और मुझे उनके क्लू मिले और वो मैंने स्वर्ग की खोज नामक पुस्तक में वो प्रस्तुत की है। स्वर्ग की खोज पुस्तक
इतनी, मतलब मैंने जो लिखी है वो पृथ्वी के मतलब पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। वो किसी एक देश को बिलोंग नहीं करती, मानव जाति के कल्याण के लिए वो पुस्तक है। और वो पुस्तक ये स्वर्ग की खोज, ये पुस्तक है। ये लगभग 300 पेज की है, 350 पेज की। और इसका इंग्लिश एडिशन डिस्कवरी ऑफ हेवन ये है। और ये नोबेल पुरस्कार के लिए 2021 में 2020 में गया था। नोबेल चयन समिति की कमेटी के बीच ये रखी गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि वो बड़ा कैनवास है और इतने सफलता भले ही नहीं मिले, लेकिन हमारा प्रयास तो था। लेकिन सर, इसमें जो एक सबसे रोचक जो इस जानकारी आपने ये 2012 में शायद लिखी थी। हाँ, नहीं, ये 2019 में आपने लिखी थी। और आज हम जिस विश्वव्यापी महामारी का हम जो सामना कर रहे हैं, उसका भी जिक्र इसमें आपने पहले ही कर दिया था। ये पुस्तक जो भी पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि ये जो आज जो कुछ घटित हो रहा है वो सबकी बीमारी और उपचार इसमें है। क्या बात, जो भी घटित हो रहा है। देखिए मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि साहित्यकार, कलाकार युग दृष्टा होता है। वो आने वाली कई आहट को महसूस कर लेता है अपनी कला के माध्यम से, अपनी थर्ड सेंस के माध्यम से, या जो ईश्वर की वो साधना करता है। जैसे कि कवि कलाकार के बारे में कहा जाता है कि वो ईश्वर और इंसान के बीच की कड़ी होता है। वैसे ही चंदन जी ने 2019 में इस किताब के अंदर जो जिक्र किया था, आज हम वो चीजों को भोग रहे हैं और उसके समाधान भी इस किताब में लिखे हुए हैं। ये अलग बात है कि नोबेल पुरस्कार के लिए गई थी और उसमें हमको सफलता नहीं मिली। लेकिन चंदन जी, मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। आपने एक लंबा समय कला के क्षेत्र को दिया है। आपके अंदर का कलाकार आज इस स्थिति में, इस उम्र के पड़ाव पर अपने आप को कितना संतुष्ट महसूस करता है? मेरे 2 क्षेत्र रहे जी। एक तो कला का और दूसरा साहित्य का। मैं दोनों ही क्षेत्र में पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मतलब जो मेरी क्षमता है, जो क्या बोलना चाहिए, जो मेरा एजुकेशन है, जो मेरा परिवेश है, मैंने उसमें मतलब अपना 100% दिया है। निश्चित रूप से आपके 100% की महक पूरी दुनिया में है। वर्तमान समय में जो एक सरकारी जो सरकारों की जो प्रक्रियाएं हैं, या सामाजिक क्षेत्र में कलाकारों की जो स्वीकार्यता है, उसको उन परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? जैसे कि आजकल पुरस्कारों के लिए एप्लीकेशनें देनी पड़ती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आप इन प्रक्रियाओं से कितने संतुष्ट हैं? आप एक कलाकार होने के नाते क्या चाहते हैं कि सरकारों को किस प्रक्रिया में जाना चाहिए? नहीं, सरकारों को तो वैसे तो पूरी दुनिया के देशों में इस टाइप की ही लगभग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनमें सुधार होना चाहिए। गवर्नमेंट को पुरस्कार देने में तो कम से कम ये सुधार अवश्य रूप से करना चाहिए कि वो काबिल व्यक्ति को गवर्नमेंट स्वयं खोजे और पुरस्कार दे। वो किसी प्रकार का अपनी तरफ से कोई आवेदन या कोई अपने आप को प्रस्तुत करे, इस प्रकार की प्रक्रिया से बचना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत एक ऐसे जटिल समाज से निकल कर आए हैं जहाँ पे शिक्षा भी कम थी, जहाँ पर कला का ज्यादा वातावरण भी नहीं था, कला को खिलने के लिए भी वातावरण नहीं था। हम जिस लालन पालन से होकर गुजरे, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे शरीर के वो लोग जो बहुत सामान्य बस्तियों में पैदा हुए, बहुत गीली मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए, कोई हमारे लिए कोई एजुकेशन का प्रोफार्मा तय नहीं था, लेकिन फिर भी आज यहाँ तक जो यात्रा तय की, कभी आप मुड़कर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? पीछे बड़ा ये प्रश्न बड़ा संवेदनशील है। हाँ, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पीछे चले जाएं। मतलब आने वाले दिनों में या हम जैसे जैसे भविष्य की ओर बढ़ते हैं, नई नई चुनौतियां आती हैं, नई नई परीक्षाएं देना पड़ती है और उन सब का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुखद लगता है।
कि अभाव में जो हाँ। सुख था हाँ। वह सुविधाओं में अभाव है। नहीं, सुविधा जो अभाव में सुख होता है वो सुविधा में मिल ही नहीं सकता है, उसके पीछे कारण यही है मुख्य। देखिए यही मित्रों कलाकार के अंदर का फक्कड़पन है कि वो अभाव में सुख महसूस करता है, लेकिन सुविधाओं में वो अपना सुखों का जो अभाव महसूस करता है ये केवल कलाकार ही कर सकता है। चंदन जी, एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, वैसे ये प्रश्न आपसे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक नागरिक हैं समाज के, नगर के, शहर के, प्रदेश के, देश के। वर्तमान परिस्थितियों में आप देश को किन स्थितियों में देखते हैं? अभी हम भी ओलंपिक से हम लोग निपटे हैं, हाँ। पिछले दिनों सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, तो आप एक नागरिक होने के नाते, चूंकि आप एक कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, तो आपकी दृष्टि थोड़ी सी सामान्य आदमी से ऊपर की दृष्टि है, तो उसमें आप कैसा महसूस करते हैं वर्तमान जो परिवेश चारों तरफ हमारे है? कई सकारात्मकता है, कई नकारात्मकता है, लेकिन फिर भी आप व्यक्तिगत रूप से कैसा? मैं यदि तीसरे स्थान पर बैठकर यदि बात करूं आज के परिवेश की, तो मेरे मन में ऐसा आता है या मुझे सोचने में ऐसा आता है कि हमारा देश एक गतिमान अवस्था में आ चुका है और एक नए रास्ते पे, विश्व पटल के नए रास्ते पर उसने कदम रख दिया है, गति भी बढ़ा ली है, लेकिन बहुत बहुत चुनौतियां भी हैं उसमें, और उन चुनौतियों के बीच हमको बहुत संतुलन बनाने की आवश्यकता है, बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये केवल नागरिक को नहीं, सारे नागरिकों को भी और गवर्नमेंट को भी, और जो भी मतलब संबंधित जो प्रशासनिक स्तर के लोग हैं उन सबको भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, तो मतलब जागरूकता की बहुत जरूरत है। हमारे देश में थोड़ी सी एक जो परंपरा सदियों से चली आ रही है वो खत्म नहीं हो रही है, वो ये कि जो अनावश्यक है उसमें अधिक समय व्यय होता है। क्या बात? और जो आवश्यक है उसमें समय व्यय नहीं किया जाता है। हमको बहुत सारी ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे करप्शन है और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई सकारात्मक काम होता है तो उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर उसमें एक दिशा में आगे बढ़कर कदम बढ़ाना चाहिए और यात्रा पूरी करना चाहिए। इस किस्म की जागरूकता की अभी भी आवश्यकता है। सर, अभी इस समय पर जैसे हेलो देवास ने आपको ढूंढा, ये भी हमारे नौजवान बच्चों की एक टीम है। हाँ। जो देवास की चिंता कर रही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देवास को अगर कोई लंदन में, अमेरिका में, बॉम्बे में, दिल्ली में बैठकर देखे कि देवास क्या है, तो ये देवास को दिखाना चाहते हैं। तो इन बच्चों के अंदर जो एक दृष्टि पैदा हुई, मैं इस दृष्टि से प्रभावित हुआ। एक कलाकार होने के नाते आप वर्तमान में युवा पीढ़ी में जो लोग कला के क्षेत्र में आ रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? सतर्कता के नाते क्या कहना चाहेंगे? सतर्कता के नाते तो मैं युवा पीढ़ी को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है ये चुनौतियों से भरा हुआ है। जैसे अभी हम कोरोना की चुनौती झेल रहे हैं, इस प्रकार की चुनौती केवल कोरोना की नहीं रहेगी, लगभग 2 चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। एक चुनौती तो परमाणु युद्ध की, ये मानवीय आधार की चुनौती है, लेकिन दूसरी चुनौती जो बढ़ने वाली है वो प्राकृतिक चुनौती है, ग्लोबल वार्मिंग की। अभी आपने देखा होगा समाचार वगैरह में भी अभी उसके इन्फ्लुएंस आने लग गए हैं। सारे देशों की जो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और ये जलवायु परिवर्तन की गति काफी तेज हो चुकी है। ये इतनी तेज हो गई कि अब इसका जो प्रभाव है वो सब नजर आने लगा है। जैसे हमारे देश में भी अब बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है, कहीं आग लग रही है, अमेरिका में आग लग रही तो बुझ नहीं रही है। ऐसी बाढ़, ऐसी आग, और टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि युवा पीढ़ी को ये जो कोरोना अभी भोगा है उस टेम्परेचर को कोरोना इतना ही निरंतर भोगना पड़ेगा। इन चुनौतियों का जो युवा पीढ़ी है उसको सामना करना है, तो बहुत युवा पीढ़ी को मजबूत होने की आवश्यकता है, संभलने की जरूरत है और अपने आप को संतुलित रखने की जरूरत है। आने वाला समय चुनौती भरा है, लेकिन वो चुनौती से यदि संतुलित रहेंगे तो निपट लेंगे। सर, वर्तमान सरकार अभी एक विषय लेकर आ रही है जिसकी चर्चा है अभी फिजाओं में, कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन। इस देश में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा कारण बनी। हाँ। हर समस्या का, जैसे अभी हमने कोरोना को भोगा, अगर हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती तो हम इसको और अच्छे से हैंडल कर सकते। हालांकि हमारी सरकार ने और
सरकार से ज्यादा इस देश की जनता ने इस हाँ। समस्या का सामना बड़ी धैर्य पूर्वक और संगठित होकर किया, और इस कोरोना ने हमको सिखाया भी। लेकिन एक हम जो कलाकार बिरादरी के लोग हैं, जो निर्लीप होकर सोचते हैं, हम किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन हाँ। हम देश के लिए निष्पक्ष होकर जो अपनी राय देते हैं। तो मैं एक अंतिम सवाल के रूप में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो एक परिवार नियोजन का जो एक कार्यक्रम लेकर आना चाहती है, या संतुलित परिवार हो, या जनसंख्या वृद्धि को रोकने का जो कार्यक्रम लेकर आ रही, उससे आप कितना सहमत हैं? ये जो स्वर्ग की खोज मैंने लिखी है जी। इसमें जनसंख्या की वृद्धि के दुष्परिणाम है। अरे वाह, मतलब बहुत ज्यादा दुष्परिणाम है। क्या बात है। मतलब जनसंख्या की वृद्धि से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई भी सरकार हो, कितना ही विकास कर ले, कितना ही विकास कर ले, जनसंख्या वृद्धि में वो फेल हो जाता है। क्या बात। कितनी पुलिया बनाएंगे, कितनी नालियां बनाएंगे, कितनी सड़कें बनाएंगे, कितने मकान बनाएंगे। तो जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, हम विशेषकर हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश विश्व के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनसंख्या का देश है। हमारी जनसंख्या हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधक है। और ये इस पुस्तक में, ये तो मैंने 2 साल पहले लिखी थी ये पुस्तक, इसमें उसके पूरे दुष्परिणाम है। क्या बात। जनसंख्या वृद्धि पूरे विश्व के लिए घातक है, और पूरे विश्व ही इस पर नियंत्रण कर रहा है और करना चाहिए। हेलो देवास के इस संक्षिप्त साक्षात्कार में राजकुमार चंदन जी से हमने बेबाक प्रश्न किए, उन्होंने बहुत सधैर्य उत्तर दिए, और एक कलाकार, एक साधक सरकार को, समाज को कैसे सचेत करता है, ये उनका लिखा हुआ साहित्य इस बात का प्रमाण है कि जो चीजें कालखंड में घट रही है वो वर्षों पहले उन्होंने लिख दी, उसके परिणाम भी लिख दिए, उसके दुष्परिणाम भी लिख दिए। चंदन जी से बात करने का एक लब्बो-लबाब ये भी निकल कर आया कि हम सबको अपनी एक जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश का हम सब एक हिस्सा हैं। मैं आज चंदन जी से बात करके, चूंकि मेरा तो बचपन उनके चरणों में गुजरा है और मैंने उनके कला के हर मुकाम पर उनका सानिध्य प्राप्त किया है, तो मैं उनको बहुत आत्मीयता से जानता हूँ। आज उनके इस साक्षात्कार से एक ही बात निकल के आती है कि हाथ से ही सावधानी क्या करे, इतने शोलों पे भला 2 बूंद पानी क्या करे, इस वतन के वास्ते कुछ फर्ज अपने दोस्तों, तुम ही बताओ एक अकेली राजधानी क्या करे। तो चंदन जी, आपके यहाँ भी 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आने वाले हैं, और ऐसी सूचना शहर में है कि राजकुमार चंदन जी से मिलेंगे, कलापिनी जी से मिलेंगे। हम लोग भी बड़े गौरवान्वित हैं कि चलिए, सरकारों को देर सवेर से ही कलाकारों की याद आई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उनका स्वागत करेंगे? हाँ, बिल्कुल स्वागत करेंगे उनका। क्या बात है। ये कलाकार का देखिए बड़ा मन होता है कि कलाकार इस बात से खुश है कि कोई उनके दरवाजे पे आएगा, कोई उनके द्वार पर आएगा, कोई उनके कुटिया पर आएगा, तो वो राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, उनका पलक पावड़े बिछाकर देवास शहर और राजकुमार चंदन जी के घर आना, मतलब ऐसा हम जानते हैं कि हमारे कला के, हमारे ऋषि परंपरा के एक आश्रम पर वो पधार रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आइए यहीं पर इस साक्षात्कार को विराम देते हैं। मैं चंदन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना समय दिया, और हेलो देवास के सभी श्रोताओं को निवेदन करता हूं कि चंदन जी का साक्षात्कार अच्छा लगे तो चंदन जी को फोन करिएगा, हेलो देवास की टीम को फोन करिएगा और हमें बताइएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।